ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार दोस्तों, लगता है इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर सरकार घिरने वाली है। आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में एसबीआई को फिर निर्देश दिया कि वो कल तक यानी 24 घंटे के अंदर अंदर इलेक्ट्रोल बॉन्ड के आंकड़े तमाम जो है वो जारी करे और उन तमाम आंकड़ों को 15 मार्च तक चुनाव आयोग को ये जारी करे ताकि वो उनकी वेबसाइट पर रख सकें। तो इस फैसले के बाद फिर ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या इस मुद्दे पर सरकार घिरने जा रही है, क्या एसबीआई अपनी उस मंशा को पूरा करने में नाकाम साबित होगी जिसमें वो ये कोशिश कर रही थी कि वो तमाम आंकड़े जो सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है उनसे और चुनाव आयोग को देने की बात जो कही जा रही है वो चुनाव के बाद जारी करे। लेकिन इस फैसले के बाद अब एसबीआई क्या करती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 24 घंटे का समय है। जो एसबीआई 26 दिन तक आंकड़े नहीं दे रही थी वो कल तक आंकड़े कैसे दे पाएगी, यानी 24 घंटे के अंदर वो आंकड़े कैसे दे पाएगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। तो फिलहाल एक बहुत बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिया है और मजबूर किया है कि वो आंकड़े जारी करे। अब सवाल ये उठता है कि क्या एसबीआई फिर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की तामील कर पाएगी या फिर इसको कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। जैसा कि जो एडीआर और जो वकील कोर्ट में गए हैं उनका ये कहना है कि एसबीआई ने आंकड़े छुपा करके एक तरह से कोर्ट की अवमानना की है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त लहजे में एसबीआई को फटकार लगाते हुए पूछा कि आखिर वो 26 दिन तक कर क्या रही थी। जो एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इन तमाम आंकड़ों को इकट्ठा करने में समय लगेगा, लिहाजा उसे 30 जून तक का समय चाहिए। जो 30 जून का टाइम वो टाइम है जब जो लोकसभा चुनाव 2024 के हो रहे हैं, इन चुनावों का फैसला होगा और उस फैसले के बाद अगर एसबीआई वो आंकड़े जारी कर भी देती है तो उसका असर इन चुनावों पर नहीं पड़ेगा। तो तमाम जो विश्लेषक हैं या आलोचक कह सकते हैं आप, वो ये दावा कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि सरकार जानबूझ करके इन आंकड़ों को छुपा रही है। तो बड़ा सवाल ये है कि आंकड़ों को क्यों छुपा रही है। तमाम जो पॉलिटिकल पंडित लोग हैं और जो विश्लेषक हैं वो ये लगातार इशारा कर रहे हैं कि जो विपक्ष भी आरोप लगाता आ रहा है कि सरकार इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी इन सब का डर दिखा करके चंदा दो और धंधा लो, इस तरह का ट्वीट भी किया है। जैसे ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, राहुल गांधी ने बाकायदा ट्वीट करके सरकार पर फिर हमला बोला है कि इस फैसले से सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ये बात फिर साबित हो गई है कि मोदी सरकार इलेक्ट्रोल बॉन्ड के आड़ में एक तरह का बहुत बड़ा घोटाला, अब तक का सबसे बड़ा घोटाला उन्होंने बताया कि चंदा दो और धंधा लो। और अगर ये सारे आंकड़े समय रहते पहले आ जाते हैं तो ये साफ हो जाएगा कि क्या वास्तव में इन आरोपों में कोई दम है। यानी जितने भी छापे, रेड, ईडी, सीबीआई इन सब ने जो बड़ी बड़ी कंपनियों पे डाले हैं, कॉर्पोरेट हाउसेज में डाले हैं, क्या उन लोगों ने बाद में चंदा दिया था? यदि हाँ तो फिर ये माना जाएगा कि जो राहुल गांधी के भी आरोप है कि चंदा दो और धंधा लो, जिस तरह के आरोप विपक्ष लगाता रहा कि भाई जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं, बड़े बड़े उपक्रम हैं, वो उद्योगपतियों को बेचे जा रहे हैं, उनकी आड़ में इलेक्ट्रोल बॉन्ड लिए जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा था जिसको बीजेपी सरकार ने अमली जामा पहनाया और बहुत सारे सवाल उस समय भी उठे, लेकिन उन सवालों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर एक पत्रकार ने बाकायदा एक खोजी पत्रकारिता कर उस इलेक्ट्रोल बॉन्ड की सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की और उसी पत्रकार की रिपोर्ट के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, जिसमें एक महिला पत्रकार था। मैं उसको धन्यवाद भी देना चाहूंगा और इस बात के लिए प्रशंसा करना चाहूंगा कि जो आंकड़े उसने जुटाए वो खुद एसबीआई की ब्रांच में गई और उससे कहा गया कि उसे चंदा देना, उसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड चाहिए। 1000 रुपए का इलेक्ट्रोल बॉन्ड उसने खरीदा। तो पहली बार तो उसे बहुत मशक्कत करनी पड़ी वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदने की, लेकिन जैसे वो कामयाब हुई भी तो उससे तमाम जो उसके आईडी प्रूफ है वो मांगे गए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन सब का ब्यौरा बाकायदा एसबीआई बैंक ने उससे लिया। लेकिन उसके बाद जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड उसको दिया गया, उस बॉन्ड में
कहीं किसी का कोई जिक्र नहीं था। तो ये देख करके पहली नजर में तो ये लगा कि जो सरकार की जो मंशा थी वो बिल्कुल ठीक थी कि आप किसको चंदा दे रहे हैं ये कभी कोई जान नहीं पाएगा, क्योंकि इसके पीछे अंदेशा ये लगाया गया कि जो पारदर्शिता है वो बनी रहेगी और गलत जो मंशा किसी की हो कि कोई ये जान नहीं पाएगा कि किस उद्योगपति ने या किस कॉर्पोरेट हाउस ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। लेकिन इसकी भी पड़ताल जब उस पत्रकार ने की, दोबारा से उसने इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदा और उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया, तो पता लगा कि उसमें एक आईडी नंबर था बकायदा। तो वो आईडी नंबर जो ऑडिट करने के काम में आता है। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि जब इतनी गहन पड़ताल जो उस पत्रकार ने की और ये साफ कर दिया कि चाहे सरकार लाख दावा करे कि इसके बाद में पहचान गुप्त रखी जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो तमाम जो ऑडिट में वो सारी चीजें सामने आई थी। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जब ये सारी चीजें हैं जो एक क्लिक पर सामने आ सकती हैं, तो फिर एसबीआई ने 26 दिन क्यों उसको डिले किया, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मानने में इतनी ढिलाई क्यों बरती, और अब क्या 24 घंटे बाद में क्या वो तमाम जो आंकड़े सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है और चुनाव आयोग को देने की जो बात कह रहे हैं, आदेश दिया है, क्या वो कर पाएगा? और अगर वो कर पाता है तो फिर ये सवाल खड़ा होगा कि आखिर 26 दिन तक उसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो देखने वाली बात होगी कि 2 दिन में अब एसबीआई ऐसा क्या करने वाली है और क्या वो आंकड़े जारी करेगी, और वो आंकड़े जैसे ही चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर डालेगा तो ये सब साफ हो जाएगा कि जो विपक्ष जो आरोप अब तक लगाता आ रहा है कि चंदा दो और धंधा लो, ये जो आरोप थे विपक्ष के, उन आरोपों में कितना दम है। इस आंकड़े से ये भी साफ हो जाएगा कि अब तक कॉर्पोरेट हाउसेस पर ईडी, सीबीआई, इन सब ने कितने तादाद में कितने लोगों पर रेड की, और क्या जिन कंपनियों पर, कॉर्पोरेट हाउस पर या लोगों पर रेड की गई, क्या उन्होंने कोई चंदा इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए किसी पार्टी को दिया था। और उस चंदा देने के बाद अगर उनके ये कार्रवाई उन पर नहीं होती है तो क्यों ना ये माना जाए कि वो तमाम जो कार्रवाई थी, रेड थी, वो महज इसलिए थी ताकि उनसे वसूली की जा सके। और अगर ऐसा होता है तो क्यों ना ये माना जाए कि वो जो तमाम ईडी ने जितनी भी रेड की है कॉर्पोरेट हाउसेस पर, बड़े बड़े उद्योगपतियों पे, सेलिब्रिटियों पे, उन्होंने रेड करने के बाद अगर इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल पार्टी को दिया है, इशारा बीजेपी की तरफ है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पैसा मिला है वो बीजेपी को मिला है, 16,000 करोड़ के करीब ये आंकड़ा बताया जा रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर ये माना जाएगा कि हाँ, वो तमाम जो रेड है वो एक तरह से वसूली करने के लिए या फिर रिश्वत के रूप में बाकायदा उद्योगपतियों ने पॉलिटिकल पार्टियों को दी, और उसके बदले में, हालांकि कांग्रेस भी इसमें कम नहीं है, कांग्रेस की जहां जहां सरकारें हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए कांग्रेस को भी पैसा दिया गया। या यो कहे कि जिस स्टेट में जिसकी सरकार है, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी के बाद अगर किसी को गया है तो तृणमूल कांग्रेस को गया है, टीएमसी को गया है। तो इस इलेक्ट्रोल बॉन्ड के खेल ने जो एक तरह से एक रास्ता बना दिया था कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो उद्योगपतियों से पैसा ले, उसके बदले में या तो उन्हें काम दें या फिर वो ऐसी नीतियां बनाए जो उनको मुफीद रखती हो, उद्योगपतियों को लाभ देती हो। जबकि होना क्या चाहिए, जो नीतियां बने वो आम नागरिक को ध्यान में रख करके बने, मजदूरों को ध्यान में रख के बने, छोटे मोटे कारोबारियों को ध्यान में रख के बने। लेकिन इन तमाम कॉर्पोरेट हाउसों को बाकायदा एक तरह से लामबंद करके और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के जरिए उनसे पैसा लेकर के तमाम जो सार्वजनिक उपक्रम थे उनको दे दिए गए, या जो काम धंधे थे उनको दे दिए गए, और तमाम जो पॉलिसियां थी उनको दे दी गई। और सरकार पे ये आरोप भी लगते रहे कि बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं बाकायदा पैसा लेकर के फरार हो जाते हैं और सरकार उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। तो इस तरह के तमाम आरोप लगे हैं, और इन आरोपों में कितना क्या दम है, जैसा मैंने बताया कि जो राहुल गांधी ने कहा कि चंदा दो धंधा लो, उसके इस आरोप में कितना दम है, ये 24 घंटे बाद अगर एसबीआई ये आंकड़े जारी करती है तो ये साफ हो जाएगा। तो ऐसे में सारे देश की नजर इस बात पर लगी होगी, तमाम मीडिया की नजर इस बात पर लगी होगी कि इस आंकड़े देने के बाद क्या तस्वीर वही निकल कर सामने आने वाली है जो बताई जा रही है। क्या सचमुच सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को इतनी तादाद में मिला, और वो भी उन लोगों से जिन लोगों पर बाकायदा सीबीआई ने या ईडी ने रेड की और उसके बाद उनको चंदा मिला। तो ये सारे आंकड़े
आने वाले समय में साफ हो जाएंगे। और साथ के साथ में जो बाहर विदेशों में जो कंपनियां हैं जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही है, बकायदा ये भी कहा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए उन तमाम कंपनियों के रास्ते बहुत आसान बना दिए कि वो आराम से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सके। इसके लिए बकायदा कंपनी एक्ट में नियमों में बदलाव किया गया। अब इसमें एक बहुत बड़ा सवाल एक जो अक्सर उठाते आ रहे हैं, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि एक कंपनी बहुत ज्यादा घाटे में चल रही हो और वो घाटे में चलने वाली कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सरकार को चंदा दे? तो ये बात किसी के गले नहीं उतरती। पहले ये बकायदा नियम था कि एक प्रॉफिट का एक निश्चित मात्रा का जो हिस्सा होता था वही इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदे में दिया जाता था, लेकिन उस मात्रा को भी खत्म कर दिया गया। अब कोई भी कंपनी चाहे तो कितना भी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदा दे सकती है और उस पर कहीं कोई पाबंदी नहीं है। तो अब ये सारा खेल बिल्कुल सामने आ जाएगा और इस खेल के सामने आने के बाद इसका असर चुनाव पे कितना पड़ता है, कितनी जनता इस बात को समझती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल इंतजार करते हैं 2 दिन तक का। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।